सीरीज की शुरुआत में ये दिखाया गया कि दुनिया मिथिकल क्रीचर्स से भरी हुई थी। ड्रैगन जैसे भयानक प्राणी और अनगिनत रहस्यमयी जानवर हर जगह मौजूद थे। उसी दुनिया में एक विशाल इमारत दिखाई देती है जिसे जूनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी कहा जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी एक क्लासरूम के अंदर पहुंचती है। वहां शिक्षक छात्रों को याद दिलाते हैं कि पेट टेमा गार्डियन एकेडमी के एडमिशन टेस्ट में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। वे बताते हैं कि आने वाले दिन उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और छात्रों को खुद को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए ताकि वे अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें और अपनी मनचाही एकेडमी में एडमिशन पा सकें। इतना कहने के बाद शिक्षक क्लास को डिसमिस कर देते हैं। क्लास के बाद कहानी फिर आगे बढ़ती है। 3 छात्र आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक ये कहता है कि समय कितनी जल्दी निकल गया और 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। दूसरा छात्र जवाब देता है कि उनकी मौजूदा ताकत के हिसाब से टॉप 4 सीनियर पेट टेमर गार्डियन एकेडमीज में एडमिशन के बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो मानता है कि बड़े सपनों में उलझने के बजाय उन्हें किसी भी तरह किसी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में दाखिला पाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कहानी 2 और छात्रों पर शिफ्ट होती है। उनमें से एक लड़का घमंड भरे लहजे में कहता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में ज्वाइन करता है तो वो पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान ही बना रह जाएगा। उसके पास खड़ी लड़की उसे सहारा देती हुई मुस्कुरा कर कहती है कि उसका लक्ष्य बस किसी सीनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में एडमिशन लेना है। वो मानती है कि भले ही वो टॉप 4 एकेडमियों में ना जा पाए, लेकिन अपनी मौजूदा काबिलियत के दम पर किसी अच्छी सीनियर एकेडमी में पहुंच सकती है। इसके बाद कैमरा क्लास की आखिरी बेंच की ओर जाता है जहां मुख्य किरदार MC बैठा हुआ होता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा रहता है। उसके विचारों से पता चलता है कि एडमिशन टेस्ट में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और वो सोच रहा है कि इसका उसके ट्रैवलर होने से क्या संबंध है। उसे याद आता है कि कुछ ही हफ्ते पहले वो इस शरीर में आया था और इस शरीर की यादों के जरिए उसे समझ में आया कि ये दुनिया आखिर कैसी है। इसके बाद MC के नैरेशन के जरिए दुनिया की असली सच्चाई सामने आती है। वो बताता है कि इस संसार में मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनसे बचने के लिए इंसान विशाल दीवारों से घिरे शहरों में रहते हैं। लेकिन सिर्फ दीवारों पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं था। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए इंसानों ने स्पिरिचुअल क्रीचर्स को टेम करना सीख लिया। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया वर्ग अस्तित्व में आया जिसे स्पिरिट गार्डियन कहा गया। MC आगे समझाता है कि स्पिरिट गार्डियंस अपने स्पिरिचुअल पेट्स के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ने में सक्षम होते हैं। वे केवल मानव शहरों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि शहरों के बाहर की खतरनाक जमीन को भी इंसानों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। अंत में वो ये भी बताता है कि इस दुनिया के हर युवा का सबसे बड़ा सपना एक शक्तिशाली स्पिरिट गार्डियन बनना होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचता है, उसे एक मॉन्स्टर एग दिया जाता है और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। MC आगे सोचता है कि उस एग के साथ हर व्यक्ति को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है ताकि वो अपना स्पिरिचुअल पेट प्राप्त कर सके। लेकिन वो मानता है कि अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस शरीर में वो आया है उसका ओरिजिनल ओनर पहले ही अपना एग हैच कर चुका था। उसकी यादों के अनुसार उस एग से जो मॉन्स्टर निकला था वो बेहद बदसूरत, डरावना और अजीब था। वो ठीक से चल भी नहीं सकता था और केवल एक छोटे झिंगुर की तरह उछलता रहता था। हालांकि MC ये भी स्वीकार करता है कि ज़ॉम्बी टाइप स्पिरिचुअल पेट्स की डिफेंस काफ़ी शानदार मानी जाती है, लेकिन उनका अटैक बेहद कमज़ोर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ऐसे ज़ॉम्बी स्पिरिचुअल पेट्स कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकते। उनकी किस्मत पहले से ही तय मानी जाती है, एक यूजलेस पेट की। MC को ये भी लगता है कि शायद इसी सच्चाई को देखकर इस शरीर का ओरिजिनल ओनर डिप्रेशन में चला गया होगा। वो खुद की तुलना दूसरे ट्रैवलर्स से करता है और सोचता है कि जहां बाकी ट्रैवलर्स के पास या तो कोई चीट होती है या असाधारण ताकत या फिर हेवन से मिली कोई शक्ति होती है जिससे वे धरती और समंदर तक को बांट सकते हैं, वहीं वो खुद को भीड़ में एक अकेला और बेबस व्यक्ति मानता है, मानो ढेर सारे पक्षियों के बीच वो सिर्फ एक मुर्गी हो। इसी बीच जब MC निराशाजनक ख्यालों में डूबा रहता है, उसका दोस्त पीछे से आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे ज़्यादा ना सोचने की सलाह देता है। वो उसे समझाता है कि अगर वो किसी तरह परीक्षा नहीं दे पाया या पास नहीं हो सका तो भी वो एक साधारण ऑफिस वर्कर बन सकता है। दोस्त ये भी जोड़ता है कि इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि उसे बाहर जाकर खतरनाक एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MC उसकी बात सुनकर शांत स्वर में जवाब देता है कि उसे दिलासा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने दोस्त को याद दिलाता है कि वो पहले ही एक विंड वुल्फ हासिल कर चुका है जिसके पास हाई एबिलिटीज़ हैं और जो आगे चलकर इवॉल्व भी कर सकता है। इसके बाद वो अपने ही ज़ॉम्बी पेट की ओर इशारा करते हुए तुलना करता है। लेकिन जैसे ही MC ये बात कहता है, उसी पल उसके सामने एक सिस्टम मैसेज उभर आता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि होस्ट का पहला स्पिरिचुअल पेट 100% ग्रोथ रेट के साथ डिटेक्ट हो चुका है और ये गार्डियन स्पिरिट सिस्टम की एक्टिवेशन कंडीशन से मेल खाता है। उसके सामने एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है जो धीरे धीरे 0% से 100% तक भर जाता है।
इसके बाद सिस्टम ये घोषणा करता है कि गार्डियन स्पिरिट सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। ये देखते ही एमसी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य साफ दिखाई देता है। कुछ ही पल पहले वो खुद को पूरी तरह यूजलेस मान रहा था, लेकिन अब अचानक उसे एहसास होता है कि उसे अपनी चीट्स मिल चुकी हैं। वो मन ही मन सोचता है कि इस नोटिफिकेशन की आवाज़ उसे पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी किस्मत ने करवट ले ली है। एमसी अंदर ही अंदर बेहद खुश हो जाता है और अपने विचारों में डूबकर बड़बड़ाने लगता है। तभी उसका दोस्त जोर से उसका नाम लेकर पुकारता है। एमसी अपनी सोच से बाहर आता है और देखता है कि उसका दोस्त उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पकड़कर उसे हिला रहा है और पूछ रहा है कि वो कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है और क्या वो पागल हो गया है। एमसी घबराकर जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और बार बार यही दोहराता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने दोस्त से उल्टा सवाल करता है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया है। दोस्त उसे समझाते हुए कहता है कि वो इस सब को भूल जाए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। वो उसे सलाह देता है कि जितना हो सके उतनी मेहनत करे और कम से कम किसी लो लेवल गार्डियन स्पिरिट अकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर एमसी हल्की हंसी के साथ जवाब देता है और कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि अब उसके पास एक सिस्टम है। भले ही उसे अभी तक ये पता नहीं है कि इसका असली उद्देश्य क्या है, फिर भी उसे यकीन है कि कोई भी लो लेवल गार्डियन स्पिरिट अकेडमी उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो साफ तौर पर कह देता है कि उसका लक्ष्य किसी साधारण या लो लेवल अकेडमी में जाना नहीं है। तभी पास खड़ा एक और लड़का उनकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या सबने सुना ये लिंग ने क्या कहा है। वो व्यंग में दोहराता है कि उसका लक्ष्य किसी लो लेवल अकेडमी में जाना नहीं है। उसका नाम लियू होता है। लियू हंसते हुए ताना मारता है कि इस तरह के कचरे जैसे जॉम्बी के साथ क्या वो किसी गार्डियन स्पिरिट अकेडमी में एंटर करने की हिम्मत भी कर सकता है। वो इसे एक मजाक बताकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ उसके चेले चापे भी हंसने लगते हैं। लियू की बातें सुनकर चेन जी को गुस्सा आ जाता है। वो लियू से कहता है कि वो अपने फैमिली के पावर का सहारा लेकर दूसरों को बुली करना बंद करे, लेकिन एमसी उसे शांत रहने के लिए कहता है और सलाह देता है कि वे लियू को इग्नोर करें। वो समझाता है कि फिलहाल उनसे लड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि लियू फैमिली तिनहुई सिटी की सेकेंड रेट फैमिलीज में से एक है और उनके पेट्रियार्क की ताकत 5वें स्टेज की स्पिरिट गार्डियन से भी ऊपर मानी जाती है। वो ये भी बताता है कि पूरे शहर में सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास और 5 सेकेंड रेट फैमिलीज हैं, इसलिए लियू फैमिली की ताकत को कमजोर नहीं समझा जा सकता। एमसी चेन जी को समझाता है कि उसे ज्यादा इंपल्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जेंटलमैन का बदला लेने में 10 साल भी ज्यादा देर नहीं माने जाते। फिलहाल झगड़े में कुछ नहीं रखा है। वो कहता है कि अभी उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। वो अपने मन में ठान लेता है कि वो टॉप गार्डियन स्पिरिट अकेडमी में एडमिशन लेकर दिखाएगा और उसके बाद वो लियू को हरा कर देखेगा कि लियू फैमिली तब उसके साथ क्या कर पाती है। इसके बाद एमसी और चेन जी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से लियू और उसका एक साथी उनकी ओर देखते हुए कहता है कि ये कचरा कितनी हिम्मत कर रहा है इस तरह की बातें करने की। लियू ठंडे स्वर में जवाब देता है कि कचरा हमेशा कचरा रहता है और जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। उसका साथी सहमति में सिर हिलाता है और फिर ताना मारते हुए कहता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बड़े भाई जल्द ही टॉप क्लास गार्डियन स्पिरिट अकेडमी के एडवांस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी बातें सुनकर चेन जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पीछे मुड़कर उन्हें जाते हुए देखता है और गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमसी और चेन जी अकेडमी से बाहर आ चुके होते हैं। चेन जी एमसी से कहता है कि वो अब ट्रेनिंग हॉल जा रहा है और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहां आकर उसे ढूंढ सकता है। एमसी जवाब देता है कि ठीक है, लेकिन वो पहले घर जाना चाहता है। वहां से जाते हुए एमसी अपने मन में सोचता है कि उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो जल्दी से घर पहुंचे और ये जानने की कोशिश करे कि आखिरकार ये गार्डियन स्पिरिट सिस्टम वास्तव में कर क्या सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमसी अपने घर पहुंच चुका होता है। वो सोफे पर बैठते ही मजाकिया लहजे में सिस्टम को बाहर आने के लिए कहता है, जैसे वो किसी पालतू जानवर को बुला रहा हो। उसके मन में आता है कि उसे अजीब लग रहा है कि वो सिस्टम को ऐसे पुकार रहा है मानो किसी डॉगी को बुला रहा हो। उसी पल उसके सामने सिस्टम इंटरफेस खुल जाता है। स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है कि गार्डियन स्पिरिट सिस्टम आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका है। सिस्टम ये स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य होस्ट को विभिन्न प्रकार के स्पिरिचुअल पेट्स के आंकड़ों और विशेषताओं को समझने में मदद करना है। इसके साथ ही ये पेट के अनुभव एक्सपी को भी बढ़ाता है, ताकि वो बहुत तेजी और आसानी से लेवल अप कर सके। ये देखकर एमसी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो समझ जाता है कि जैसा सिस्टम ने बताया है, ये स्पिरिचुअल पेट्स को तेजी से अपग्रेड करने में सक्षम है। इसके बाद वो अपना स्टेटस खोलता है। स्क्रीन पर उसके आंकड़े दिखाई देते हैं। उसका नाम येलिंग है
उसका रैंक 1 और लेवल 2 दिखाया जाता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 200 होती है। उसके स्पिरिचुअल पेट का नाम ब्लैक आइड ज़ॉम्बी होता है। अवेलेबल फ्री पॉइंट्स 0 होते हैं। इसके बाद एमसी अपने स्किल्स पर ध्यान देता है। उसकी पहली स्किल स्पिरिचुअल चेन होती है, जो लेवल 1 की है और 100 स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करती है। दूसरी स्किल स्पिरिचुअल शील्ड होती है, वो भी लेवल 1 की होती है और 100 स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है। तीसरी स्किल स्पिरिचुअल विजन होती है, जो लेवल 1 की होती है और प्रति सेकंड 10 स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करती है। इसके बाद सिस्टम उसके पेट का स्टेटस दिखाता है। पेट का नाम ब्लैक आइड ज़ॉम्बी होता है। उसका जीनस अनडेड जीनस बताया जाता है। उसका रैंक 1 और लेवल 2 होता है। उसके अनुभव अंक 0 होते हैं। उसकी ग्रोथ पावर मीडियोकर दर्शाई जाती है, जबकि ग्रोथ रेट 100% होती है। उसका टैलेंट ये होता है कि वो फिजिकल डैमेज को कम करता है, हालांकि ये लो रैंक टैलेंट माना जाता है। फिलहाल उसके पास कोई विशेष स्किल नहीं होती। इसके बाद सिस्टम उसके पेट के इवोल्यूशन स्टेजेस दिखाता है। सबसे पहला रूप होता है वाइट आइड ज़ॉम्बी कॉमन, उसके बाद आता है ग्रे आइड ज़ॉम्बी अनकॉमन, फिर येलो आइड ज़ॉम्बी रेयर, उसके बाद ब्लू आइड ज़ॉम्बी एपिक, फिर ग्रीन आइड ज़ॉम्बी लेजेंडरी और अंत में सबसे ऊंचा रूप होता है रेड आइड ज़ॉम्बी किंग मिथ। सिस्टम ये स्पष्ट करता है कि ये सभी उसके पेट के क्रमिक अपग्रेड स्टेज हैं। जब एमसी इवोल्यूशन सेक्शन को देखता है तो वो हैरानी से सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने छोटे से ज़ॉम्बी को इवॉल्व कर सकता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसका पेट उतना बेकार नहीं है जितना वो अब तक समझ रहा था। इसके बाद सिस्टम उसे समझाता है कि जैसे जैसे उसका स्पिरिचुअल पेट इवॉल्व करेगा, उसकी ग्रोथ पावर भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये भी बताया जाता है कि इस टेमिंग स्पिरिट की दुनिया में स्पिरिचुअल पेट्स की ग्रोथ पावर को कुल 8 स्तरों में बांटा गया है: ट्रैश, मीडियोकर, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथ। सिस्टम ये स्पष्ट करता है कि हालांकि ग्रोथ पावर का सबसे ऊंचा स्तर मिथ माना जाता है, लेकिन अब तक इस दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल पेट ऐसा नहीं हुआ है जो वास्तव में मिथ स्तर तक पहुंच पाया हो। एमसी ये सब सुनकर और भी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके मन में पहली बार ये विचार जन्म लेता है कि शायद उसका ब्लैक आइड ज़ॉम्बी किसी असाधारण संभावनाओं को छिपाए हुए है। सिस्टम आगे समझाता है कि सामान्य रूप से स्पिरिचुअल पेट्स केवल एक निश्चित सीमा तक ही अपग्रेड हो सकते हैं। सबसे निचले स्तर के पेट्स अधिकतम 4 रैंक और 10 लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। मीडियोकर ग्रोथ वाले स्पिरिचुअल पेट्स केवल रैंक 5 लेवल 10 तक ही अपग्रेड हो सकते हैं। वहीं केवल एपिक लेवल के स्पिरिचुअल पेट्स को ही रैंक 9 और लेवल 10 तक पहुंचने का मौका मिलता है। एमसी ये भी समझता है कि जहां तक लेजेंडरी स्तर के स्पिरिचुअल पेट्स की बात है, उनकी क्षमता और भी अलग होती है। सिस्टम बताता है कि किसी पेट की ग्रोथ एबिलिटी जितनी अधिक होती है, उसमें उतना ही ज़्यादा टैलेंट और स्किल्स होती हैं, जो उसे स्वाभाविक रूप से एक बड़ा एडवांटेज देती हैं। इसी वजह से हाई लेवल ग्रोथ वाले पेट्स बाकी सब पर भारी पड़ते हैं। एमसी अपने मन में ये निष्कर्ष निकालता है कि जैसे जैसे उसका ब्लैक आइड ज़ॉम्बी लगातार इवॉल्व करेगा, वो धीरे धीरे ट्रैश या कमज़ोर श्रेणी में नहीं रहेगा। वो ये भी सोचता है कि अगर किसी तरह वो उसे अंतिम रूप रेड आइड ज़ॉम्बी किंग में इवॉल्व कर पाया तो उसकी ग्रोथ पावर मिथ लेवल तक पहुंच जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये समझ आते ही एमसी जोर से हंसने लगता है। वो मानने लगता है कि इस गार्डियन स्पिरिट सिस्टम की मदद से अब टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी उसके लिए पूरी तरह पहुंच में आ चुकी है। लेकिन तभी उसे कुछ और याद आता है। वो सोचता है कि किसी स्पिरिचुअल पेट को इवॉल्व करने के लिए विशेष मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए वो ये जांचने का फैसला करता है कि उसके छोटे से ज़ॉम्बी को इवॉल्व करने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एमसी सिस्टम इंटरफेस खोलकर आवश्यकताओं को चेक करता है। जैसे ही वो देखता है, उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो महसूस करता है कि जैसा उसने अनुमान लगाया था, सिस्टम नए होस्ट को कुछ विशेष लाभ देता है। वो मन ही मन सोचता है कि इसी वजह से वो हमेशा कहता है कि केवल किताबों या आम धारणाओं पर भरोसा करके कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा दिखाई देता है कि सिस्टम बेनिफिट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सिस्टम ये बताता है कि पहली बार स्पिरिचुअल पेट को इवॉल्व करने के लिए वो होस्ट की बिना किसी चार्ज और बिना किसी रिसोर्स के मदद करेगा। इसके अलावा होस्ट को 2 अतिरिक्त फ्री पॉइंट्स भी प्रदान किए जाएंगे। ये देखकर एमसी अपने पेट की ओर देखता है और उससे बात करते हुए कहता है कि क्या वो सच में इवॉल्व होगी। फिर वो खुद से ये स्वीकार करता है कि क्योंकि वे दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये उनकी साझा नियति है। इसी सोच के साथ वो निर्णय लेता है कि अब वो अपने ज़ॉम्बी को इवॉल्व करेगा। इसके बाद एमसी इवोल्यूशन बटन दबाता है। अगले ही पल दृश्य बदल जाता है। उसका पेट हवा में उठने लगता है, उसके चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा घूमने लगती है और उसकी पूरी देह धीरे धीरे बदलने लगती है। उसके शरीर का हर हिस्सा, चेहरा, हाथ और पूरा रूप लगातार रूपांतरित होने लगता है। कुछ ही क्षणों बाद सामने एक बिल्कुल नया दृश्य होता है। जो पहले एक साधारण ज़ॉम्बी था, अब वो एक मानव आकृति में बदल चुका होता है, एक सुंदर लड़की के रूप में।
ये देखकर एमसी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वो हैरानी से सोचता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है, क्योंकि ये परिवर्तन उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ा और अप्रत्याशित था। तभी वो ज़ॉम्बी लड़की धीरे धीरे नीचे उतरती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसके मुंह से सबसे पहले निकलता है कि वो अपने मास्टर से अपनी देखभाल करने की विनती करती है। एमसी ये देखकर और भी अधिक चौंक जाता है। उसके मन में ये विचार आता है कि ये इवॉल्व हुई फीमेल ज़ॉम्बी असाधारण रूप से सुंदर है। साथ ही वो ये जानने के लिए उत्सुक हो उठता है कि आखिरकार वो अब कितनी शक्तिशाली हो चुकी होगी। वो खुद से तय करता है कि इससे पहले कि वो किसी लड़ाई में उतरे, उसे पहले उसके एट्रीब्यूट्स और स्टैट्स को ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही वो प्राणी है जो आगे चलकर मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाली है। इसके बाद वो उसकी स्टेटस पैनल को खोलता है, जहां उसके नए रूप की पूरी जानकारी दिखाई देने वाली होती है। स्टेटस पैनल पर एमसी देखता है कि उसके स्पिरिट पेट का नाम अब व्हाइट आइड ज़ॉम्बी है, यानी सफ़ेद आंखों वाला ज़ॉम्बी। उसका क्लास अनडेड है, रैंक 1, लेवल 2 और एक्सपी अभी 0 है। फिलहाल उसकी ग्रोथ पावर कॉमन दिखाई दे रही है, जबकि ग्रोथ रेट अभी भी 0 पर है। टैलेंट के कॉलम में लिखा होता है कि ये ज़ॉम्बी आने वाले फिजिकल डैमेज को कम कर सकती है। अभी ये लो लेवल का प्रभाव है, लेकिन फिर भी ये एक अहम डिफेंसिव एबिलिटी मानी जाती है। उसकी स्किल का नाम है ब्लड लॉस्ट। ये सब देखकर एमसी बेहद खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसका पेट पहले ट्रैश ग्रोथ से अब कॉमन ग्रोथ तक इवॉल्व हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक स्किल भी मिल चुकी है। वो तुरंत स्किल का विवरण पढ़ता है। सिस्टम बताता है कि ब्लड लॉस्ट तब एक्टिव होती है जब ओनर किसी दुश्मन से लड़ते हुए उसे डैमेज पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में ओनर की अटैकिंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है और साथ ही उसकी खुद की चोटें धीरे धीरे रिकवर होने लगती हैं। ये प्रभाव 3 मिनट तक चलता है और इसका कूल डाउन 5 मिनट का है। एमसी इस जानकारी पर गंभीरता से विचार करता है। वो समझता है कि भले ही इस स्किल में कूल डाउन है, लेकिन ये ना सिर्फ चोटों को हील कर सकती है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली कमबैक पावर भी देती है। उसे ये भी एहसास होता है कि अगर ये ब्लड लॉस्ट स्किल उसकी डैमेज रिडक्शन टैलेंट के साथ मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल जो उसे हार के किनारे से भी वापस खींच लाए। इसके बाद एमसी सिस्टम से पूछता है कि आखिर इन स्किल्स और टैलेंट्स को अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए। तुरंत सामने 3 पॉपअप विंडो उभर आती हैं। पहले में लिखा होता है फ्री पॉइंट्स। दूसरे में बताया जाता है कि स्किल पॉइंट और टैलेंट पॉइंट जोड़ने के लिए इन्हीं फ्री पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तीसरे पॉपअप में सिस्टम स्पष्ट करता है कि फिलहाल एमसी के पास केवल 2 फ्री पॉइंट्स उपलब्ध हैं। सिस्टम ये भी समझाता है कि ये फ्री पॉइंट्स सिर्फ स्पिरिट पेट की स्किल्स और टैलेंट्स को ही अपग्रेड करने के लिए नहीं होते, बल्कि अगर होस्ट खुद किसी स्किल को सीखकर उसमें महारत हासिल कर ले तो इन्हीं पॉइंट्स से उसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। ये सुनकर एमसी और भी उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने पेट को ही नहीं, बल्कि खुद की ताकत को भी सिस्टम के जरिए बढ़ा सकता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल इनवॉइस की दुनिया के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि सामान्य तौर पर स्पिरिचुअल इनवॉइस कुछ विशेष स्पिरिचुअल स्किल्स को सीख सकते हैं, जिन्हें लगातार ट्रेनिंग और मास्टरी के जरिए बेहतर बनाया जाता है। अभी स्कूल में केवल 3 प्रकार की स्पिरिचुअल स्किल्स के बारे में बताया जाता है। पहली स्पिरिचुअल चेन, दूसरी स्पिरिचुअल शील्ड और तीसरी स्पिरिचुअल विजन। लेकिन एमसी जानता है कि इन स्किल्स को अपग्रेड करना आसान नहीं होता। इसके लिए भारी मात्रा में कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है। वो ये भी समझता है कि उसकी मौजूदा स्पिरिचुअल पावर बेहद कम है, और अगर वो अभी इन स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। इस समय ये निवेश उसे वर्थ नहीं लगता। इसीलिए वो एक स्पष्ट निर्णय पर पहुंचता है। फिलहाल वो अपने पॉइंट्स खुद पर खर्च नहीं करेगा, बल्कि अपने स्पिरिट पेट यानी व्हाइट आइड ज़ॉम्बी को और मजबूत बनाएगा। एमसी अपने बचे हुए फ्री पॉइंट्स ज़ॉम्बी में ऐड कर देता है। इसके तुरंत बाद उसे 3 नई एबिलिटीज़ मिलने लगती हैं। पहली एबिलिटी होती है मैजिक डैमेज रिडक्शन लो लेवल, जो जादुई हमलों से मिलने वाले नुकसान को हल्के रूप में कम करती है। एमसी सिस्टम में दिखाई गई 3 नई स्किल्स को ध्यान से पढ़ता है। पहली थी मैजिक डैमेज रिडक्शन, जो जादुई हमलों से मिलने वाले नुकसान को कम करती है। दूसरी थी हाई स्पीड रीजेनरेशन, जो लगातार हेल्थ को तेजी से रिकवर करती है। और तीसरी थी बर्जरकर, एक ऐसी स्किल जो यूजर की हेल्थ को धीरे धीरे कंज्यूम करती है, लेकिन बदले में उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। जैसे ही हेल्थ एक निश्चित सीमा से नीचे गिरती है, ये स्किल अपने आप बंद हो जाती है। इन तीनों स्किल्स को पढ़कर एमसी मन ही मन सोचता है कि ये सब बेहद ताकतवर एबिलिटीज हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात साफ थी। अगर ये सच में एक ज़ॉम्बी है तो इसे ज़ॉम्बी की तरह ही लड़ना चाहिए। और ज़ॉम्बी का सबसे बड़ा फायदा, जब तक वो पूरी तरह न मरे तब तक वो बार बार उठ सकता है। इसीलिए एमसी तय करता है कि हाई स्पीड रीजेनरेशन उसके लिए सबसे ज़रूरी है। वो इस स्किल को तुरंत ऐड कर देता है।
अगले ही पल वो देखता है कि ज़ॉम्बी के शरीर के भीतर हल्की चमक फैलने लगती है। एमसी समझ जाता है कि अब जब तक उसका स्पिरिचुअल पेट पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, तब तक उसकी बॉडी लगातार खुद को हील करती रहेगी। उसे ये लगभग अविश्वसनीय लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार स्पिरिचुअल पेट भी तो एक क्रीचर ही होते हैं। वे भी बुरी तरह घायल हो सकते हैं। अगर किसी लड़ाई के दौरान इसे कोई गंभीर चोट लग गई और ये समय पर रिकवर नहीं कर पाई तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में हाई स्पीड रीजेनरेशन जैसी एबिलिटी होना किसी वरदान से कम नहीं। इसके बाद एमसी की नज़र बर्जरकर स्किल पर जाती है। वो इसके प्रभावों को मन ही मन एनालाइज करता है। बर्जरकर एक्टिव होने पर हेल्थ धीरे धीरे घटेगी, लेकिन बदले में स्ट्रेंथ और स्पीड ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगी। और अगर इस स्किल को ब्लड लॉस्ट के साथ कॉम्बाइन किया जाए तो जैसे ही वो दुश्मन पर हमला करेगी, उसकी हेल्थ फिर से रिकवर होने लगेगी। एमसी समझ जाता है कि ये एक खतरनाक साइकिल बना सकता है। हेल्थ घटेगी, ताकत और रफ्तार बढ़ेगी, दुश्मन को ज्यादा डैमेज, ब्लड लॉस्ट से फिर से हेल्थ रिकवर और फिर दोबारा वही प्रक्रिया। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, भयावह। अंततः वो फैसला करता है। वो कहता है कि ठीक है, अब बर्जरकर स्किल भी ऐड की जाएगी। कुछ ही देर में दोनों स्किल्स उसकी स्पिरिचुअल पेट के साथ सिंक हो जाती हैं। इसके बाद एमसी अपनी ज़ॉम्बी की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब उसे ब्लैक आइड ज़ॉम्बी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो अब वाइट आइड ज़ॉम्बी में इवॉल्व हो चुकी है। वो अनजाने में उसका हाथ छू लेता है और महसूस करता है कि उसकी स्किन अब पहले जैसी सख्त और बेजान नहीं रही। वो हैरान होकर सोचता है कि उसकी त्वचा तो किसी आम इंसान जैसी नरम और गर्म लग रही है। एमसी को ऐसा करता देख ज़ॉम्बी हल्का सा शर्माती है और धीमी आवाज में पूछती है कि मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर एमसी पूरी तरह चौंक जाता है। वो घबराते हुए तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि उसे माफ करना। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो अब बोल भी सकती है। वो ये भी मानता है कि उसे बार बार ज़ॉम्बी कहना अब अजीब और असहज लग रहा है। कुछ पल सोचने के बाद वो कहता है कि क्यों ना उसे एक नाम दिया जाए। वो मुस्कुराकर कहता है ज़ायू। उसे ये नाम सुनने में अच्छा लगता है। ज़ायो कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती, बस हल्के से सिर हिला देती है। एमसी समझ जाता है कि उसने नाम स्वीकार कर लिया है। वो तय करता है कि आज से उसका स्पिरिचुअल पेट ज़ायू कहलाएगा। इसके बाद एमसी ज़ायू का स्टेटस दोबारा खोलता है। वहां वो देखता है कि अब तक कुल 4 स्किल्स और टैलेंट्स एक्टिव हो चुके हैं। 2 पहले से मौजूद थे और 2 उसने अभी ऐड किए हैं। स्क्रीन पर वही सारी एबिलिटीज दिखाई देती हैं जिन्हें उसने अभी अभी चुना था। एमसी गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि अब ज़ायू समान ग्रोथ पावर वाले किसी भी दूसरे स्पिरिचुअल पेट से बिल्कुल अलग है। एमसी मन ही मन समझता है कि भले ही ज़ायू अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन अगर उसे आगे भी इवॉल्व कराना है तो उन्हें और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। वो ज़ायू की ओर देखता है, खुद को तैयार करता है और शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है, अब शिकार का समय आ चुका है। इसके बाद दोनों घर से निकल पड़ते हैं। सीन बदलता है। अब सामने एक विशाल शहर दिखाई देता है। एमसी अपने भीतर सोचता है कि ये शहर टेक्नोलॉजी के मामले में कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसकी पिछली दुनिया से थोड़ा अलग है। यहाँ कारें, एयरशिप और बाकी सभी वाहन न तो गैसोलीन से चलते हैं और न ही इलेक्ट्रिसिटी से, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी से। यही स्पिरिचुअल पावर यहाँ हर मशीन की ड्राइविंग फोर्स है। इस शहर की खास बात यह है कि कारें और एयरशिप केवल शहर की सीमाओं के अंदर ही सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। शहर के बाहर कई ऐसे इलाके हैं जहां मॉन्स्टर्स खुलेआम घूमते हैं। वहां गाड़ी चलाना लगभग आत्महत्या करने जैसा है। शहर के भीतर आने जाने के लिए सबसे आम साधन अब भी स्टील कारें ही हैं। लेकिन अगर किसी को शहर के अंदर या बाहर सुरक्षित यात्रा करनी हो तो सबसे सुरक्षित साधन होता है एयरशिप। कारण साफ है, फेडरेशन अपनी एयरशिप्स की सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली इंपीरियल स्पिरिट एनवॉयज को तैनात करती है। जब तक वे मौजूद रहते हैं और उड़ने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हैं, तब तक एयरशिप की सुरक्षा पूरी तरह गारंटीड रहती है। इस दुनिया में करेंसी को क्रेडिट पॉइंट्स कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पिछली जिंदगी में पैसा हुआ करता था। अगले सीन में एमसी एक कार में बैठा होता है। वो अपना QR कोड स्कैन करता है और पेमेंट करता है। फिर ड्राइवर से कहता है कि उसे साउथ गेट की ओर ले चलो। ड्राइवर उसकी ओर देखते हुए पूछता है कि क्या वो किसी स्कूल का स्टूडेंट है और क्या वो सच में अकेले साउथ गेट जा रहा है। वो चेतावनी देता है कि वो इलाका बेहद खतरनाक है। एमसी उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो खिड़की से बाहर देखते हुए शांत स्वर में कहता है कि हाँ, वो स्कूल से ही है और जाहिर है वो वहाँ मॉन्स्टर्स का शिकार करने ही जा रहा है। वो आगे सोचता है कि ड्राइवर की बात बिल्कुल सही है। ये जगह वाकई बेहद खतरनाक है। पूरी नवी सिटी में 4 बड़े गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
इन सभी गेट्स की सुरक्षा के लिए भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात रहते हैं ताकि मॉन्स्टर्स शहर के अंदर घुस न सकें। कुछ देर बाद कार साउथ गेट के पास रुकती है। एमसी उतरता है और गेट की ओर बढ़ता है। उसके मन में एक ही बात घूम रही होती है, अब वो पहले जैसा बेकार इंसान नहीं रहेगा। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, गेट पर तैनात गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि वो अपना आईडी कार्ड दिखाए। एमसी अपना आईडी कार्ड आगे बढ़ाता है। गार्ड उसे स्कैन करता है, सिर हिलाता है और कहता है कि सब ठीक है। फिर गेट खोल दिया जाता है। एमसी गेट के अंदर कदम रख देता है। वो अपने मन में सोचता है कि शहर के इस बाहरी इलाके के आसपास ज़्यादातर लो लेवल मॉन्स्टर्स ही पाए जाते हैं। असली खतरनाक हाई लेवल मॉन्स्टर्स तो शहर से बहुत दूर बसे इलाकों में रहते हैं। इसके बाद एमसी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वहां वो एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि इस जंगल में उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। फिर वो जायू को बाहर आने की ये बुलाता है और देखते ही देखते जायू उसके पास आ जाती है। इसके बाद एमसी अपना फ़ोन निकालता है और मैप खोलता है। वो मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही तैयारी कर ली थी और साउथ एरिया में मौजूद मॉन्स्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रखी थी। मैप देखते हुए वो एक लोकेशन पर फोकस करता है और कहता है ब्यूरल माउंट। ये वो जगह है जहां अनडेड स्केलेटन का लेवल ज़्यादा नहीं है। साथ ही यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं जिनसे एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी मटीरियल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये सब देखकर एमसी काफ़ी खुश हो जाता है और जायू से कहता है कि यही वो जगह है जहां उन्हें जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि फास्ट एवोल्यूशन तो सिस्टम ने उसे मुफ्त में दे दिया था, लेकिन बाकी एवोल्यूशन के लिए उसे खुद ही मटीरियल्स इकट्ठा करने होंगे। इसके बाद वो अपना स्टेटस ओपन करता है और देखता है कि जायू को ग्रे आंखों वाले ज़ॉम्बी में इवॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से कुछ आइटम इसी एरिया में मिलने के अच्छे चांस हैं। वो ये भी नोट करता है कि यहाँ चारों तरफ अनडेड मौजूद हैं। ये समझकर वो खुद से कहता है कि यही सही जगह है जहाँ वे हंट कर सकते हैं। हालांकि चारों ओर देखने के बावजूद उसे तुरंत कोई दुश्मन नजर नहीं आता। वो हैरान होकर सोचता है कि उसने मैप में साफ देखा था कि ब्यूरल माउंटेन के आसपास स्केलेटन सोल्जर्स मौजूद हैं जिनकी ताकत लगभग रैंक 1 और लेवल 3 के आसपास होती है। वो अभी यही सोच ही रहा होता है कि अचानक कोई उसके पैर को पकड़ लेता है। घबराकर वो नीचे देखता है तो पाता है कि जमीन से कई स्केलेटन बाहर निकल आए हैं और उसके पैर जकड़ चुके हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और तुरंत जायू को आदेश देता है कि वो सभी स्केलेटन को खत्म कर दे। उसी समय उसके सामने एक पॉपअप दिखाई देता है। वो देखता है कि उसे एक मिशन मिला है। हैरानी से वो मिशन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये उसकी पहली लड़ाई है और उसे 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना होगा। मिशन पूरा करने पर उसे 50% एक्सपी मिलने वाली थी। ये देखकर वो चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि रिवॉर्ड बेहद ज़्यादा है। इसके बाद वो जोर से जायू को हमला करने का आदेश देता है। जायू अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करती है जिसे वो पंजे के आकार में बदल लेती है। वो बेहद खतरनाक दिखाई देती है और सीधे स्केलेटन पर टूट पड़ती है। एमसी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि जायू एक ही पल में 4 स्केलेटन को खत्म कर देती है। इसके तुरंत बाद एमसी को लगातार 4 बार वही नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी स्पिरिट पेट जायू ने सफलतापूर्वक स्केलेटन सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया है। ये देखकर वो बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि जायू कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसे एहसास होता है कि वो बेवजह हिचकिचा रहा था। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचता। वो जान चुका था कि जायू के साथ ये लड़ाई उसके लिए एक नया मोड़ साबित होने वाली है। एमसी आदेश देता है कि सभी दुश्मनों को कुचल दिया जाए। तभी वे देखते हैं कि और भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स तलवारें पकड़े उनकी ओर बढ़ रहे हैं। एमसी बिना हिचक के जायू से कहता है कि वो एक भी दुश्मन को जिंदा न छोड़े और सबको पूरी तरह नष्ट कर दे। स्केलेटन गुस्से से चीखते हुए आगे बढ़ते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। उसी पल जायू सीधा छलांग लगाकर उनके ऊपर टूट पड़ती है। नीचे खड़े स्केलेटन उसे ऊपर से आते हुए देखते रह जाते हैं। जायू को लड़ते हुए देखकर एमसी मन ही मन उसकी ताकत का विश्लेषण करता है। वो सोचता है कि जायू के नाखूनों में लाशों का जहर मौजूद है और जब तक वो अपने दुश्मनों को लगातार खरोचती रहेगी वो जहर उनके शरीर में फैलता रहेगा। हालांकि स्केलेटन टाइप मॉन्स्टर्स आमतौर पर ऐसे नेगेटिव इफेक्ट से काफ़ी हद तक इम्यून होते हैं, इसलिए उन पर इसका असर सीमित ही रहेगा। फिर भी ये स्केलेटन ग्रुप मुश्किल से रैंक 1 और लेवल 2 या 3 तक पहुंचा था और ताकत के मामले में वे जायू से कहीं पीछे थे। एमसी को लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन मिलने लगते हैं कि उसकी स्पिरिट पेट ने दुश्मनों को हराना शुरू कर दिया है। मिशन में कुल 20 स्केलेटन को मारना था और जायू पहले ही 6 को खत्म कर चुकी होती है। ये देखकर एमसी समझ जाता है कि इस रफ्तार से उनका मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वो उत्साह में जायू की तारीफ करता है और उसकी परफॉर्मेंस को शानदार बताता है। इसी दौरान जमीन से और भी ज्यादा स्केलेटन निकलने लगते हैं। वे गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी और जायू की ओर दौड़ पड़ते हैं। जायू भी पूरी तरह तैयार हो जाती है।
अगले ही सीन में वो दौड़ती हुई दुश्मनों के बीच पहुंचती है और एक ही झटके में पूरे झुंड को ढेर कर देती है। तुरंत एमसी को सिस्टम से मैसेज मिलता है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है और जायू को 50% एक्सपी मिल चुकी है। ये देखकर एमसी बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है कि मिशन की एक्सपी के साथ साथ उन्हें लड़ाई से मिली अतिरिक्त एक्सपी भी मिल गई है। वो उत्साहित होकर जायू से कहता है कि अब वे लेवल अप करने ही वाले हैं। जायू का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। एमसी अपना स्टेटस खोलकर देखता है कि जायू का लेवल सच में 1 बढ़ चुका है। ये उसके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित सरप्राइज होता है। साथ ही उसे रिवॉर्ड में एक फ्री पॉइंट भी मिलता है। सिस्टम मैसेज में लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट की स्पिरिट पेट जायू सफलतापूर्वक लेवल अप हो चुकी है। नया स्टेटस रैंक 1 लेवल 3, रिवॉर्ड 1 फ्री पॉइंट। ये देखकर एमसी सोचता है कि अब सबसे ज्यादा जरूरी है जायू को जल्दी से और मजबूत बनाना। वो तय करता है कि ये फ्री पॉइंट वो फिलहाल जायू पर ही खर्च करेगा। उसकी अटैक पावर पहले से ही काफ़ी है, इसलिए वो ज़्यादा फोकस उसकी मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करेगा ताकि वो मैजिक यूज़ करने वाले दुश्मनों के सामने टिक सके और उनके हमलों का सामना कर सके। इसी फैसले के साथ वो जायू की मैजिक डैमेज रिडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद एमसी जायू से कहता है कि मैप के अनुसार आसपास ही कहीं एक एलीट स्केलेटन सोल्जर मौजूद है। वो सुझाव देता है कि अब वे उसे ढूंढने चलें। उसकी बात सुनकर जॉय ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और फिर वे लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने जैसी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके सामने एक स्केलेटन सोल्जर दिखाई दे रहा था। एमसी ने उसे देखते ही सोचा कि ये तो सिर्फ एक स्केलेटन सोल्जर है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उस स्केलेटन के शरीर पर आर्मर था और उसके चारों ओर पल पल बदलती रंगीन रोशनी चमक रही थी। वो पागलों की तरह उस लड़की की ओर दौड़ रहा था, जैसे उसे मार ही डालना चाहता हो। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। वो वहीं खड़ी रही, जरा भी नहीं हिली। एमसी उसे ध्यान से देखने लगा और तभी उसे याद आया, ये तो यूरी थी। वो सोचने लगा कि यूरी उससे भी आगे निकल चुकी थी। अगले ही सीन में स्केलेटन पूरी रफ्तार से यूरी की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन यूरी अब भी बिना हिले खड़ी रही। एमसी दूर से सब कुछ देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा कि उसका स्पिरिट पेट आखिर कहाँ है? क्या वो सच में अकेले ही इस दुश्मन को हराने की योजना बना रही है? फिर उसे समझ आ गया कि यूरी यहाँ से हटने वाली नहीं है। वो थोड़ा घबरा गया और मन ही मन बोला कि ये स्थिति गंभीर हो सकती है। उसी समय यूरी ने शांत स्वर में अपने स्पिरिट पेट को बुलाया। उसने अपने अर्थ ड्रैगन को समन किया। अचानक यूरी के पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसका अर्थ ड्रैगन सामने आया, बेहद विशाल, सुनहरे रंग का और शक्ति से भरा हुआ। इसके बाद दर्शाया गया कि अर्थ ड्रैगन की एक दुर्लभ सब स्पीशीज है, जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ही रेयर होती है और जिसके बेस स्टैट्स बाकी सभी स्पिरिट पेट से कहीं अधिक होते हैं। यूरी ने अपने ड्रैगन से कहा कि यहाँ खेलना बंद करे और जाकर दुश्मन को खत्म कर दे। ड्रैगन तुरंत तैयार हो गया। वो गुस्से से स्केलेटन की ओर देखने लगा, जबकि स्केलेटन इतने विशाल ड्रैगन को देखकर कुछ पल के लिए वही ठिठक गया। अगले ही क्षण ड्रैगन ने जबरदस्त हमला किया। उसने सीधे स्केलेटन पर वार किया और उसके पैर तोड़ दिए। स्केलेटन जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर एमसी ने मन ही मन कहा कि ये तो अविश्वसनीय है। ड्रैगन रुका नहीं, वो तेजी से आगे बढ़ा। स्केलेटन घिसटता हुआ पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके टूटे पैरों के कारण वो बच नहीं पाया। ड्रैगन ने अपने भारी पैर से उस पर हमला किया। स्केलेटन को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल ड्रैगन ने अपने पंजों से अंतिम वार किया और धूल के गुबार में वो पूरी तरह गायब हो गया। जब धूल बैठी तो वहां सिर्फ उसका खत्म हो चुका शरीर रह गया। उसके भीतर से एक बैंगनी सी ऊर्जा निकली। यूरी ने तुरंत एक विशेष शीशी निकाली और उस ऊर्जा को इकट्ठा करने लगी। एमसी ये सब देखकर सोचने लगा कि ये तो सोल फायर है, स्केलेटन क्लास के मॉन्स्टर का कोर। वो हैरान था कि यूरी ने पहले से ही सोल फायर इकट्ठा करने के लिए सोल बॉटल तक खरीद रखी थी। तब उसे एहसास हुआ कि ये लड़की साधारण नहीं है। वो जिस परिवार से आती है वो नई सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है। इसके बाद कहानी फिर से यूरी पर फोकस करती है। यूरी अपने अर्थ ड्रैगन को सहलाते हुए उसकी तारीफ करती रही और मन ही मन उसकी बहादुरी की सराहना करती रही। फिर अचानक उसने अपनी नज़र एमसी की ओर घुमाई और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में उससे बाहर आने को कहा। उसने इशारे से बताया कि वहां छुपे रहने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर एमसी को एहसास हो गया कि वो पकड़ा जा चुका है। उसके मन में तुरंत यूरी की पहचान उभर आई। वो याइलिंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, वही मशहूर फैमिली जिसे स्कूल में सब जानते थे।
इतनी कम उम्र में ही वो फर्स्ट रैंक के 7th लेवल तक पहुंच चुकी थी, जबकि वो खुद आधे साल से ज़्यादा समय लगाने के बाद भी सिर्फ 2nd लेवल पर ही था। ये तुलना उसके दिल में कहीं चुभ गई। कुछ पल बाद वो अपने छुपने की जगह से बाहर आया। यूरी ने उससे सीधा सवाल किया कि वो आखिर वहाँ क्यों छुपा हुआ था और असल में वो कौन है। एमसी ने थोड़ा संभलते हुए कहा कि अगर वो ये कहे कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था तो क्या वो उस पर भरोसा करेगी। यूरी ने उसे ध्यान से देखा और फिर पहचानते हुए कहा कि वो याइलिंग ही है। एमसी को थोड़ी हैरानी हुई कि वो उसे जानती है। यूरी ने समझाया कि उसने स्कूल में उसके बारे में सुना था। वो वही लड़का था जिसने सबसे पहले एक स्पिरिट पेट से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो ज़ॉम्बी टाइप का था और जो इवॉल्व भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर एमसी चुपचाप खड़ा रहा, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। इसके बाद यूरी ने पूछा कि वो इतनी खतरनाक जगह ब्यूरियल माउंटेन में आखिर कर क्या रहा है। ये सवाल एमसी को चुभ गया। उसने थोड़े गुस्से में जवाब दिया कि वो कहाँ जाना चाहता है ये उसका अपना मामला है और इसकी चिंता करना उसका काम नहीं है। उसके इस लहजे को देखकर ड्रैगन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। पहले तो दोनों समझ नहीं पाए कि ड्रैगन इतना नाराज क्यों हो रहा है, लेकिन तभी ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई। एमसी घबरा गया और पीछे हट गया। ये दृश्य देखकर यूरी जोर से हंस पड़ी, इतनी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हंसते हंसते उसने ड्रैगन से कहा कि वो एमसी को डराना बंद करे। एमसी अब भी सीना पकड़कर हाँफ रहा था। यूरी अपने ड्रैगन को शांत करती हुई उसे वापस बुलाने लगी। फिर उसने एमसी को नाम से पुकारा। जब एमसी ने उसकी ओर देखा तो यूरी ने गंभीर स्वर में कहा कि वो बस उसे याद दिलाना चाहती है कि ये जगह बेहद खतरनाक है और ये वो जगह नहीं है जहां उसे आना चाहिए। उसने उसे सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके वहां से चला जाए, लेकिन एमसी ने तेज आवाज में मना कर दिया। उसने पलटकर कहा कि उसे किसी की चिंता की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना ख्याल रखने में सक्षम है। मन ही मन वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो खुद को समझती क्या है। इसके बाद वो वहां से जाने लगा। चलते चलते उसने यूरी से कहा कि अगर यहाँ और कुछ करने को नहीं है तो वो निकल रहा है। उसके मन में ये सवाल भी था कि क्या यूरी अब भी उसे वही पुराना बेकार समझती है। हल्की सी हंसी के साथ उसने उसे अलविदा कहा और वहां से चला गया। यूरी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद वो मन ही मन सोचने लगी कि वो तो बस उसे एक इशारा देना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी बात की कद्र तक नहीं की। फिर उसने खुद से कहा कि अब देखना होगा कि आखिर ऐसा जिद्दी लड़का ब्यूरियल माउंटेन में करने के आया है। इसके बाद उसने अपने ड्रैगन को पूरी तरह वापस बुला लिया। उसके मन में एक और बात घूम रही थी। 3rd ग्रेड में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें अकेले ब्यूरियल माउंटेन आने की हिम्मत होती है, और ये लड़का तो सबसे निचले ग्रेड में आता है, फिर भी ये यहाँ तक आ गया था। इसके बाद यूरी गुस्से में मन ही मन तय करती है कि वो ये जरूर देखेगी कि वो लड़का वहां आखिर कर क्या रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चुपचाप एमसी का पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में एमसी को एहसास हो जाता है कि यूरी उसका पीछा कर रही है। वो मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। फिर खुद से कहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो जो चाहे करे, उससे उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उसे अपना रैंक बढ़ाना है। वो इन्हीं बातों में डूबा हुआ था कि अचानक किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि एक स्केलेटन ने उसका पैर जकड़ रखा है। अगले ही पल वो देखता है कि ज़मीन से चारों ओर बहुत सारे स्केलेटन एक साथ बाहर निकल रहे हैं। उसे झटका लगता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई ट्रैप है। चारों तरफ से एक ही बार में दुश्मन निकल रहे थे। दूर से ये सब देखकर यूरी भी चौंक जाती है। वो तुरंत पहचान लेती है कि वहाँ 3 स्केलेटन ऑफिसर हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा स्केलेटन सोल्जर ग्रुप भी मौजूद है। मन ही मन वो सोचती है कि ये लड़का बेहद खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। तभी एक स्केलेटन जोर से चीखता है और दौड़कर एमसी पर हमला कर देता है। उसी पल एमसी पीछे हटते हुए जोर से पुकारता है और अपने स्पिरिट पेट को बुलाता है। अगले ही क्षण वहां जाई का समन शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह प्रकट हो जाती है। जाई को देखकर यूरी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। फिर जब वो गौर करती है तो उसे एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी पेट इवॉल्व हो चुका है। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या किसी स्पिरिचुअल पेट का इवॉल्व होना सच में संभव है। इसके बाद एमसी जाई को आदेश देता है कि आगे बढ़कर हमला करे। जाई तुरंत चमकती हुई स्केलेटन की ओर झपटती है। स्केलेटन भी गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही जाई उस पर वार करती है, वो अपने शील्ड से उसका हमला रोक लेता है, लेकिन जाई फुर्ती से उछलकर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और सीधे उसकी पीठ के पीछे पहुंच जाती है। ये देखकर स्केलेटन घबरा जाता है। अगले ही पल जाई अपने नुकीले नाखूनों से उसके सिर पर वार करती है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्केलेटन की खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी होती है। जाई की ताकत देखकर यूरी भी सन्न रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर इसे सिर्फ एक ज़ॉम्बी माना जाए तो ये कहीं ज़्यादा ही स्ट्रांग नहीं है क्या। तभी एमसी शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली शो अभी बाकी है। उसी समय उसके सामने कुछ सिस्टम मैसेज दिखाई देते हैं। वो उन्हें ध्यान से पढ़ता है। पहले मैसेज में लिखा होता है कि उसे एक टास्क मिला है, उसे 20 स्केलेटन सोल्जर को मारना है। यदि वो ये टास्क पूरा कर लेता है तो उसकी स्पिरिचुअल पेट की करंट एक्सपी का 50% उसे मिलेगा और साथ ही उसे एक आउटफिट भी प्राप्त होगा। इसके बाद उसे एक दूसरा टास्क भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे 100 स्केलेटन ऑफिसर को मारना है। अभी तक उसने 0 को मारा है, लेकिन अगर वो इस टास्क को पूरा कर लेता है तो उसकी स्पिरिचुअल पेट का लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। इन दोनों टास्क को देखकर एमसी बेहद खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि 2 टास्क एक साथ मिल गए हैं, इनाम में एक आउटफिट भी मिलेगा और लेवल भी बढ़ेगा। फिर भी वो ये मारने से खुद को नहीं रोक पाता कि इतने सारे स्केलेटन को मारने का ख्याल सुनने में ही थोड़ा थका देने वाला लगता है। वो अभी यही सब सोच रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र सामने दौड़ते हुए स्केलेटन के बड़े समूह पर पड़ती है। वे सब दहाड़ते हुए उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर एमसी खुद से कहता है कि अगर हालात ऐसे ही हैं तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एमसी आदेश देता है कि जाई अपना बरसरकर मोड एक्टिव करे। अगले ही पल जाई के मुंह से खून टपकने लगता है और वो अपनी क्षमता को सक्रिय कर देती है। उसके शरीर के चारों ओर लाल और काले रंग की ऊर्जा बहने लगती है, जैसे कोई भयानक आभा उसे घेर रही हो। ये दृश्य देखकर यूरी मन ही मन सोचती है कि ये शायद वही बरसरकर स्किल है जो यूजर की हेल्थ को धीरे धीरे कम करती है, लेकिन लगातार उसकी स्पीड और पावर को बढ़ाती रहती है। वो ये भी सोचती है कि एक ज़ॉम्बी जिसके पास ब्लड सकिंग की क्षमता हो, उसके साथ बरसरकर को जोड़ना थोड़ा असामान्य और डरावना संयोजन है। अगले ही सीन में जाई पूरी तरह बरसरकर मोड में होती है। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और हमला शुरू कर देती है। कुछ ही क्षणों बाद वहां सिर्फ टूटे हुए स्केलेटन की हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। तभी जाई के सामने एक और शक्तिशाली स्केलेटन दिखाई देता है जो उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। एमसी ये देखकर कहता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को परखने का बिल्कुल सही मौका है। वो तुरंत अपनी क्षमता स्पिरिचुअल चेन का इस्तेमाल करता है। एक चमकदार ऊर्जा चेन प्रकट होती है, स्केलेटन को जकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। एमसी जोर से जाई को हमला करने का आदेश देता है। जाई पूरी गति से आगे बढ़ती है। उसका रूप बेहद खतरनाक लगने लगता है। वो अपना पैर उठाती है। इसे देखकर स्केलेटन घबरा जाता है। अगले ही पल जाई एक जोरदार किक मारती है और स्केलेटन का सिर दूर जा गिरता है। उसी के साथ वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये सब देखकर यूरी दंग रह जाती है। वो सोचने लगती है कि बरसरकर मोड कितना भयानक है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसका अर्थ ड्रैगन भी इस ताकत के सामने बराबरी नहीं कर पाएगा। उधर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये वाकई एक शानदार सरप्राइज है। फिर वो जाई को लड़ाई जल्दी खत्म करने का निर्देश देता है। अगले एक क्षण कई और स्केलेटन दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। जाई उन्हें एक डरावनी नज़र से देखती है और सीधे उन पर टूट पड़ती है। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिलता। स्केलेटन की आंखों के सामने उसका पंजा चमकता है। वो एक के बाद एक उनकी गर्दनें तोड़ती जाती है। उनके शरीर जमीन पर ढेर होते चले जाते हैं। कुछ ही समय में जाई हर स्केलेटन को नष्ट कर चुकी होती है और शांत होकर एमसी के पास लौट आती है। ये दृश्य देखकर यूरी मन ही मन सोचती है कि उसकी स्पिरिचुअल पेट ने स्केलेटन सोल्जर की इतनी मजबूत खोपड़ी को एक ही वार में तोड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना साधारण समझा जाने वाला लड़का जो टॉप लेवल गार्डियन एकेडमी में जाने वाला है, उसका पहला सामना इतनी भयानक शक्ति से होगा। इसके बाद यूरी वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन खुद से कहती है कि वो इस तरह हार नहीं मान सकती। उधर एमसी कुछ सोचता है। वो जमीन पर पड़ी टूटी हुई खोपड़ियों में से एक को उठाता है और बुदबुदाता है कि इतने सारे स्केलेटन को खत्म करने के बाद भी उनमें से कुछ भी ढंग का ड्रॉप नहीं मिला। ये कहकर वो उस खोपड़ी को पीछे फेंक देता है। एमसी बुदबुदाते हुए कहता है कि हर छोटी छोटी चीज को उठाना कितना झंझट भरा काम है। वो सोचता है कि अगर उसके पास ऑटो पिकअप होता तो कितना अच्छा होता। वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। वो उसे पढ़ता है और समझता है कि ऑटो पिकअप अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रैंक 2 लेवल 1 तक पहुंचना होगा। साथ ही रिवॉर्ड में उसे एक मिस्टीरियस आइटम भी मिलेगा। ये देखकर एमसी झुंझलाते हुए सोचता है कि सिस्टम आखिर उससे चाहता क्या है। वो खुद से कहता है कि वो फिलहाल रैंक 1 लेवल 3 पर है और रैंक 2 तक पहुंचना अभी उसके लिए बहुत दूर की बात है।
इतना आगे जाने में उसे बहुत समय लगने वाला है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है। वो उस जगह जाता है, बैठकर उसे ध्यान से देखता है और हैरान होकर समझ जाता है कि ये वही मटेरियल है जिसकी उसे फ्लॉले आउटस्टेज तक पहुंचने की ज़रूरत थी। वो उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और मन ही मन सोचता है कि ऐसी चीज़ें तभी मिलती हैं जब किस्मत साथ देती है। उसे याद आता है कि ज़ाय के इवोल्यूशन के लिए उसे 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहली, ब्यूरियल माउंटेन की फ्लॉस बोन और दूसरी, सेकंड ग्रेड का डार्कनेस क्रिस्टल। अब इनमें से एक तो मिल चुका था, बस दूसरी चीज़ ढूंढनी बाकी थी। इसके बाद एमसी आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो ज़ाय से कहता है कि वे यहाँ से निकलें और अपनी खोज जारी रखें, क्योंकि अभी भी कई टारगेट उनका इंतजार कर रहे हैं। ज़ाय तुरंत जवाब देती है कि वो तैयार है। कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ाय के सामने और भी कई स्केलेटन पहले ही ढेर हो चुके होते हैं। वो तेज़ी से सांस ले रही होती है और उसकी लड़ाई में उसके कपड़े भी फट चुके होते हैं। तभी बाकी स्केलेटन जोर से चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़ते हैं। अचानक ज़ाय के शरीर के चारों ओर कुछ बदलने लगता है। लाल और काली ऊर्जा फिर से उसके चारों ओर बहने लगती है। स्केलेटन ये देखकर समझ नहीं पाते कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि ज़ाय ने फिर से अपना बर्सिकर मोड सक्रिय कर लिया है। इसी वजह से उसके चारों ओर इतनी तीव्र ऊर्जा फैल रही है। अगले ही पल ज़ाय जोरदार छलांग लगाती है। वो अपने हाथों में भारी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा करती है और सीधे एक स्केलेटन की गर्दन पर वार करती है। धमाके के साथ धूल और धुएं का गुबार उठता है। जब धुआं छटता है तो स्केलेटन का सिर दूर जा गिरा होता है। एमसी वहां पहुंचता है और उसी टूटी हुई खोपड़ी पर अपना पैर रखता है। उसी समय उसके सामने एक और सिस्टम मैसेज दिखाई देता है। वो देखता है कि ज़ाय को मिलने वाली 50% एक्सपी मिल चुकी है और उसका आउटफिट भी अनलॉक हो चुका है। एमसी मन ही मन हिसाब लगाता है कि उस 50% के जुड़ने से ज़ाय की कुल एक्सपी अब 80% तक पहुंच चुकी है। वो हैरान होकर सोचता है कि इतनी तेज़ लेवलिंग स्पीड उसने पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद वो ज़ाय का नया आउटफिट निकालता है और उसे पास बुलाता है। जब ज़ाय उसकी ओर देखती है तो एमसी उसे कपड़ा देते हुए कहता है कि इस आउटफिट की प्रॉपर्टीज़ बेहद शानदार हैं, इसलिए उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। ज़ाय शांति से जवाब देती है कि वो ऐसा ही करेगी। एमसी ये देखकर सोचता है कि नए कपड़ों को लेकर उसके चेहरे पर ज़रा भी उत्साह नहीं है। फिर भी वो देखता है कि ज़ाय अपने पुराने कपड़े उतारकर नया पहनना शुरू कर देती है। ये दृश्य देखकर एमसी घबरा जाता है। उसकी नाक से खून तक निकलने लगता है और वो खुद से सवाल करता है कि वो वहाँ खड़े होकर ये सब कैसे देख पा रहा है। कुछ ही देर में ज़ाय पूरी तरह कपड़े बदल चुकी होती है। जब एमसी उसके नए आउटफिट को देखता है तो उसे लगता है कि ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखता, लेकिन उसकी ताकत और विशेषताएं पहले से कहीं बेहतर हो चुकी हैं। ने वही पुराना डिज़ाइन रखा था, बस उसमें हल्का सा बदलाव किया था। उसके बाद उसने एमसी से कहा कि वो इसे ट्राई करके देखे। सामने बड़ी संख्या में स्केलेटन खड़े थे। ज़ायु बिना हिचक दौड़ पड़ी और एक ही वार में सबको खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद उसने विनम्रता से कहा, यस मास्टर। एमसी ये सब देखकर मन ही मन सोच रहा था कि ये ड्रेस सेल्फ रिपेयर फंक्शन से लैस है, इसलिए ज़ायु इसे ज़्यादा देर तक पहन पाएगी। आगे वो देखता है कि ज़ायु हर स्केलेटन को बेरहमी से कुचल रही है। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी उतरती है और सीधे ज़ायु पर गिरती है। उसी पल उसका लेवल बढ़ने लगता है। एमसी हैरान होकर सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक ही दिन में ज़ायु के 2 लेवल बढ़ गए हैं और वो सीधे रैंक 1 लेवल 4 पर पहुंच गई है। उसी समय उसे एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का सिस्टम मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि होस्ट का स्पिरिट पेट ज़ायु सफलतापूर्वक रैंक 1 लेवल 4 तक पहुंच चुका है और इसके बदले उसे एक फ्री पॉइंट भी मिला है। एमसी अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहता है कि वे काफ़ी देर कर चुके हैं। उसे याद आता है कि रात में मॉन्स्टर्स और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें वापस लौटना चाहिए। वो ज़ायु से घर चलने को कहता है और ज़ायु आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इसके बाद सीन रात के समय शहर में शिफ्ट होता है। एमसी अपने घर पर लेटा हुआ अपने और ज़ायु के स्टेटस को चेक कर रहा होता है। वो सोचता है कि एक ही दिन में उसकी और ज़ायु की ज़िंदगी में कितना कुछ बदल चुका है। उसे याद आता है कि एकेडमी का सिलेक्शन एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, इसीलिए उसे ज़्यादा हंटिंग करके खुद को जल्दी लेवल अप करना होगा। यही सोचते हुए वो सोने चला जाता है और तय करता है कि अगले दिन वो टीचर को कॉल करके छुट्टी मांगेगा। इसके बाद सीन यूरी के घर पर शिफ्ट होता है। यूरी देर रात तक अपनी स्पिरिचुअल चेन की प्रैक्टिस कर रही होती है। लगातार अभ्यास करने के कारण वो बहुत थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी खुद से कहती है कि वो हार नहीं मानना चाहती। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और उसका नाम लेकर उसे पुकारते हैं। यूरी उन्हें देखकर पापा कहती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि बहुत देर हो चुकी है और वो अब तक क्यों जाग रही है।
यूरी उत्साह और घबराहट में उन्हें बताती है कि उसने सच में एक इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी देखा है। उसके पिता ये सुनकर कहते हैं कि शायद उससे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि ज़ॉम्बी आमतौर पर इवॉल्व नहीं होते। वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए समझाते हैं कि एकेडमी का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए और बस अपना बेस्ट देना चाहिए। यूरी ये बात मानते हुए कहती है कि उसे समझ में आ गया है। उसके पिता उसे सोने जाने के लिए कहते हैं। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी पूरी तरह तैयार होकर खड़ा होता है और सोचता है कि आखिरकार एकेडमी का सिलेक्शन डे आ ही गया है। वो परीक्षा के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद सीन नवी सिटी के बीचों बीच स्थित मेयर के मेंशन पर शिफ्ट होता है। वहाँ कई जहाज आकर उतर रहे होते हैं। एमसी दूर से ये नज़ारा देखकर सोचता है कि ये सभी एकेडमी के जहाज हैं और ये सब कितना प्रभावशाली लग रहा है। फिर नवी सिटी के मेयर को दिखाया जाता है, जिनका नाम सेंग लिंग कांग होता है। वो सामने आ रहे लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि सभी लोग आखिरकार पहुंच गए हैं और वो उनका इंतजार कर रहा था। उसके सामने 4 लोग आगे बढ़ते हैं और मेयर को अभिवादन करते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि उनमें से पहला व्यक्ति क्विंग लंग एकेडमी का प्रतिनिधि है। इसके बाद पहला प्रतिनिधि सामने आता है। उसका नाम लू फैंग होता है और वो रैंक 7 लेवल 8 का होता है। फिर दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है जो बाहु एकेडमी का प्रतिनिधि होता है। उसका नाम बाइंग होता है और वो रैंक 7 लेवल 7 पर होता है। वो मेयर से विनम्रता से कहता है कि यात्रा के दौरान हुई किसी भी असुविधा के लिए माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद तीसरे प्रतिनिधि की झलक मिलती है। पहले उसके कदम दिखाई देते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो एक लड़की है। मेयर मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ तक का सफ़र काफ़ी थकाने वाला रहा होगा। तभी उस लड़की को पूरी तरह दिखाया जाता है। वो ज़हू एकेडमी की प्रतिनिधि होती है, जिसका नाम हुलिंग होता है। वो रैंक 7 लेवल 7 पर होती है। वो मेयर को ग्रीट करते हुए अपना परिचय देती है और बताती है कि वो सेंट सिटी की हियो फैमिली से है। मेयर उससे मिलकर खुशी जताता है और सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करता है। इसके बाद मेयर हुलिंग से यूरी के बारे में बात करने लगता है। वो बताता है कि हियो फैमिली से आने वाली मिस यूरी एक जीनियस है और पूरे नवी सिटी के युवाओं में टॉप पर गिनी जाती है। इसके बाद चौथा प्रतिनिधि सामने आता है। वो एक लड़की होती है जो गार्डियन स्पिरिट एकेडमी की प्रतिनिधि होती है। उसका नाम होंगजू होता है और वो रैंक 7 लेवल 8 पर होती है। होंगजू मुस्कुराते हुए मेयर से कहती है कि अब बातें काफ़ी हो चुकी हैं और उन्हें यहाँ एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेयर भी हंसते हुए सहमति जताता है और सभी को अंदर चलने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस मैदान में पहुंचता है जहां परीक्षा होने वाली होती है। वहां जंजी अपने एमसी को ढूंढ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि परीक्षा का दिन आ चुका है, लेकिन वो कई दिनों से उससे संपर्क नहीं कर पाया है। तभी एमसी उसे आवाज देता है। जंजी उसकी ओर देखता है और एमसी पूछता है कि क्या वो लेट तो नहीं हो गया। जंजी गुस्से में आकर उसे मुक्का मारता है और शिकायत करता है कि वो इतने दिनों तक कहाँ गायब था और उससे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था। वो कहता है कि अगर टीचर ने यह न बताया होता कि वो छुट्टी पर है तो उसे लगता कि एमसी मर चुका है। एमसी हंसते हुए जवाब देता है कि वो इतना कमजोर नहीं है कि आसानी से मर जाए। वो बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए जंजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जंजी फिर उसे ध्यान से देखकर पूछता है कि आज वो इतना अलग क्यों लग रहा है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि आज उसे टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी से ऑफर मिलने वाला है। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। वे ताने मारते हुए कहते हैं कि क्या वो सच में सोचता है कि उसे टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी से कुछ मिलेगा। उन्हें ये एक बड़ा मजाक लगता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है या नहीं। इतने लो रैंक के स्पिरिट पेट के साथ वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उनके अनुसार आज का दिन उसके लिए सिर्फ बेइज्जती का दिन है और वो बेकार में यहाँ आकर सबका समय बर्बाद कर रहा है। एमसी उनकी हंसी को चुपचाप देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। फिर वो शांत मुस्कान के साथ उनसे कहता है कि वे जितना चाहें हंस लें, लेकिन आज के बाद वो कभी उस पर नहीं हंस पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर जंजी भी हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान खींचता है और कहता है कि चारों एकेडमी के प्रतिनिधि और मेयर वहां पहुंच चुके हैं। उसी पल स्टेज पर एक पोर्टल खुलता है और मेयर उन चारों प्रतिनिधियों के साथ वहां प्रकट होता है। मेयर के बगल में खड़ा एक अधिकारी टिप्पणी करता है कि इस साल के प्रतिभागी काफी एक्टिव लग रहे हैं और पूछता है कि क्या आप ट्रायल शुरू किया जाए। मेयर सहमति में सिर हिलाता है। इसके बाद मंच से घोषणा की जाती है कि सभी लोग शांत रहें क्योंकि ट्रायल अब शुरू होने वाला है। एमसी ये सब देखकर मन ही मन कहता है कि सभी को बस इंतजार करना चाहिए और देखते रहना चाहिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। इसके बाद ट्यूटर सभी प्रतिभागियों को इकट्ठा करता है और ट्रायल के नियम दोबारा समझाने लगता है। वो बताता है कि गार्डियन स्पिरिट एकेडमी के ट्रायल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सभी को सीक्रेट डोमेन में सर्वाइव करना होगा। सभी स्टूडेंट्स को रैंडम तरीके से अलग अलग सीक्रेट डोमेन्स में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां हर प्रतिभागी पर एक रैंक 1 का डिमन बीस्ट हमला करेगा। स्टूडेंट्स को वहां 3 दिनों तक जिंदा रहना होगा।
ट्यूटर आगे समझाता है कि जो भी प्रतिभागी पहला हिस्सा पूरा कर लेंगे वे दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे। दूसरा चरण कॉम्बैट होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को कई ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। जो विजेता होंगे वे अगले राउंड में पहुंचेंगे, जबकि जो हारेंगे वे अपने अपने ग्रुप्स में ही रहकर बाधाएं पैदा करेंगे। यदि कोई पहले राउंड में ही फेल हो जाता है तो वो केवल एक लो रैंक गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में ही जा सकेगा। जितने ज्यादा राउंड कोई जीतता जाएगा उतने ही ज्यादा उसके चांस बढ़ेंगे कि वो किसी हाई रैंक गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में चुना जाए। ट्यूटर ये भी स्पष्ट करता है कि केवल टॉप 10 प्रतिभागियों को ही टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जाने का बराबर मौका मिलेगा, और यदि वे वहां सिलेक्ट नहीं भी होते तब भी उन्हें किसी हाई रैंक एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। अंत में वो सभी को चेतावनी देता है कि ट्रायल में उन्हें अपनी ही ताकत से आगे बढ़ना होगा, इसलिए खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना डालें। वो साफ शब्दों में कहता है कि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, अगर कोई अपनी जान गंवा देता है तो आखिर में कुछ भी नहीं बचता। उसकी बात सुनकर एक लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या वहाँ सच में लोग मर भी जाते हैं। ट्यूटर गंभीर स्वर में जवाब देता है कि वो जगह ऐसी है जहाँ अनहोनी किसी भी पल हो सकती है, और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस समय कौन सा खतरा सामने आ जाए, इसलिए हर किसी को अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। इन सब बातों को सुनते हुए एमसी मन ही मन सोचता है कि वो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था और चाहता है कि ट्रायल जल्दी शुरू हो। तभी उसे एक नया मिशन नोटिफिकेशन मिलता है। वो देखकर हैरान होता है कि उसमें लिखा है कि उसे गार्डियन स्पिरिट एकेडमी के ट्रायल पूरे करने होंगे और इनाम के तौर पर उसे 3 स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल मिलेंगे। एमसी सोचता है कि इस डोमेन में सिर्फ रैंक 1 के डिमन होंगे, इसलिए उसके लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। उसी समय वही व्यक्ति जो पहले चिल्लाया था फिर से सबका ध्यान खींचता है और बताता है कि लाइन में सबसे आगे जो लड़की खड़ी है वो मिस यूरी है। इसके बाद यूरी को दिखाया जाता है, जो आसपास नजर घुमाते हुए सोचती है कि वो लड़का आखिर कहाँ चला गया। आसपास के लोग यूरी के बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि यूरी इस एग्जाम की एक सीडेड प्लेयर है और कई बड़ी अकेडमियां केवल उसे देखने ही आई हैं। कोई और ये सोचकर हैरान होता है कि आखिर हो फैमिली इतनी शक्तिशाली कैसे है। इसके बाद एमसी को बेहद जोश में दिखाया जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज सबको पता चल जाएगा कि असली सबसे टैलेंटेड जीनियस कौन है। फिर सीन स्टेज पर शिफ्ट होता है, जहां मेयर गेट खोलने की तैयारी कर रहा होता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। कुछ ही पलों बाद स्टेज के नीचे विशाल गेट खुलता है। भीड़ में हलचल मच जाती है और लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार डोमेन का गेट खुल चुका है। वही अधिकारी जो शुरुआत में मेयर से बात कर रहा था, अब गेट के पास खड़ा होकर सभी को निर्देश देता है कि वे जितनी जल्दी हो सके अंदर जाएं और अपने लिए सबसे बेहतर पोजीशन ढूंढें। सबसे पहले यूरी गेट के भीतर प्रवेश करती है। उसे देखकर हुलिंग संतोष के साथ कहती है कि हो फैमिली की यंग लेडी वाकई में असाधारण है। इसके बाद बाइंग लू फैंग से टिप्पणी करता है कि उसे महसूस हो रहा है कि जो आखिरी कैंडिडेट अंदर जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा दिखाता है कि वो आखिरी कैंडिडेट खुद एमसी है, जो आराम से बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा होता है। उसे किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि ये ट्रायल उसके लिए आसान साबित होने वाला है। लू फैंग बाइंग से कहता है कि उस लड़के की नज़रें वाकई तेज़ हैं, लेकिन उसे एडमिशन मिलेगा या नहीं ये उसकी परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। बाइंग सहमति जताते हुए कहता है कि उन्हें बस उसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसके बाद एमसी को धीरे धीरे गेट के भीतर जाते हुए दिखाया जाता है। वो मन में सोचता है कि वो जानबूझकर दूसरों को पहले अंदर जाने दे रहा है, क्योंकि ये सीक्रेट रियल्म उसके लिए ही बना है और यही सबसे बेहतरीन जगह है जहां वो अपने लिए ज़रूरी मटेरियल्स ग्राइंड कर सकता है। ऐसा सोचते हुए वो भी गेट के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद सीक्रेट रियल्म का दृश्य सामने आता है, जहां अलग अलग तरह के बायोम्स मौजूद होते हैं। रेगिस्तान, आइसबर्ग, मैदान, जंगल और कई अन्य इलाके। प्रतिभागियों को रैंडम जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। कोई जंगल में पहुंच जाता है, कोई नदी के बीच, कोई रेगिस्तान में, और इसी तरह एमसी भी एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। एमसी चारों ओर देखकर समझ जाता है कि वो एक पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट हुआ है। वो सोचता है कि अब उसे हैरानी नहीं हो रही कि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है। वो ये भी मानता है कि ये जगह काफ़ी सुरक्षित लगती है। इसके बाद वो तय करता है कि सबसे पहले जायु को समन किया जाए। वो जायु को बुलाता है और जायु उसके पास प्रकट हो जाती है। एमसी जायु से कहता है कि उन्हें पहले इस पहाड़ से नीचे उतरना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक जंगल में पहुंचता है, जहां दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते हुए एमसी मन ही मन शिकायत करता है कि वे काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन अब तक उसे एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा और ना ही किसी मॉन्स्टर से सामना हुआ। उसे ये सब अजीब लगने लगता है। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि अचानक ऊपर से कोई तेज़ी से उड़ते हुए गुजरता है और ज़ोर से चीख निकालता है। एमसी घबराकर अपने कान पकड़ लेता है और दर्द में बड़बड़ाता है। तभी दिखाया जाता है कि उनके ऊपर कौवे जैसा कोई विशाल पक्षी चक्कर लगा रहा है और बेहद तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा है। उस शोर के कारण एमसी कुछ भी सुन नहीं पा रहा होता और अपने कान बंद करके खड़ा रहता है। इसके बाद एमसी उस अजीब पक्षी की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। एमसी तुरंत उस प्राणी को पहचान लेता है। वो मन ही मन समझता है कि ये एक स्टील विंग बर्ड है।
उसे पता होता है कि आमतौर पर एडल्ट स्टील विंग बर्ड 4 रैंक के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन पंखों की लंबाई देखकर वो अंदाज़ा लगाता है कि ये अभी एक बच्चा है। इसके बाद वो जोर से जायू को आदेश देता है कि उसे सिखाया जाए कि एक पक्षी को असल में कैसे व्यवहार करना चाहिए। जायू आज्ञा में यस मास्टर कहती है, नीचे झुकती है और जोरदार छलांग लगाकर सीधे उस पक्षी पर टूट पड़ती है। उसके हमले से पक्षी के पंख बिखर जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। चोट खाकर वो पक्षी घबराकर वहां से भाग जाता है। एमसी हंसते हुए उसका पीछा करता हुआ उसे चेतावनी देता है कि वो भले ही तेज उड़ ले, लेकिन अगली बार इतना भाग्यशाली नहीं होगा। वो अफसोस जताता है कि काश जायू उड़ सकती तो वो पक्षी बचकर नहीं जा पाता। मजाकिया अंदाज में वो ये भी सोचता है कि उड़ने वाले मॉन्स्टर्स के पंख कितने काम के होते हैं और अगली बार वो जरूर एक को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक गुफा के अंदर पहुंचता है, जहां एमसी और जायू शरण लिए होते हैं। एमसी जायू से कहता है कि उन्हें 3 दिनों तक सरवाइव करना है और खुले में रहने से ज्यादा सुरक्षित गुफाओं में रहना होगा। वो तय करता है कि इन 3 दिनों के लिए उन्हें इसी केव के भीतर ठहरना पड़ेगा। वो अभी ये कह ही रहा होता है कि वही स्टील विंग बर्ड फिर से लौट आता है और बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शोर से परेशान होकर एमसी फिर से अपने कान ढक लेता है और झुंझलाकर सोचता है कि ये पक्षी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो समझ जाता है कि अगर उन्होंने जल्द ही इससे निपटा नहीं तो ना उसे चैन मिलेगा और न ही रात को सुकून से सो पाएगा। एमसी बाहर झांककर पक्षी को देखता है और मन ही मन समझता है कि ये पूरा समय उनका पीछा कर रहा था, लेकिन जायू की मौजूदगी के कारण उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे ये भी एहसास होता है कि इस पक्षी का असली निशाना वही खुद है। इसके बाद एमसी गुफा से बाहर निकलने लगता है और जायू को आदेश देता है कि वो फिलहाल अंदर छिपी रहे। वो तय करता है कि उसे इस पक्षी को फंसाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बाहर आकर वो जानबूझकर अपना सीना तानता है और चुनौती भरे अंदाज में उसे उकसाता है कि वो सीधे उस पर हमला करे। पक्षी तेज आवाज में चीखता है। एमसी उसकी ओर देखकर हंसता है और मन ही मन सोचता है कि ये प्राणी जरूरत से ज्यादा ही आक्रामक है। फिर वो जानबूझकर थोड़ा पीछे हटता है, ये मानते हुए कि इतनी आसानी से पक्षी उस पर वार नहीं करेगा। वो भागते हुए झाड़ियों के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि झाड़ियां मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक इलाका होती हैं, इसलिए शायद अब पक्षी भी हरकत करेगा। तभी वो स्टील विंग बर्ड चिल्लाता हुआ उसके पीछे आता है और अपने पंखों को जोर से एमसी की ओर फेंक देता है। एमसी देखता है कि वे पंख किसी न्यूक्लियर ब्लेड की तरह तेज और घातक हैं। वो फिर भी हंसते हुए मन ही मन कहता है कि स्टील विंग बर्ड्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं होते, बल्कि उनमें अपनी तरह की बुद्धि भी होती है। वो समझता है कि ये पक्षी किसी पर हमला करने से पहले अपने मौकों और हालात का आकलन करते हैं। एमसी मन ही मन सोचता है कि वो पहले ही इसके लिए तैयार था, इसलिए अब वो इस हमले को टेस्ट करना चाहता है। वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल शील्ड एक्टिव करता है। स्टील विंग बर्ड के तेज पंख शील्ड से टकराते हैं और वहीं रुक जाते हैं। एमसी बच तो जाता है, लेकिन ये देखकर थोड़ा चौंक भी जाता है कि उसके शील्ड पर पंखों के वार से गहरी दरारें बन गई हैं। वो समझ जाता है कि इस पक्षी के पंख वाकई बेहद कठोर हैं। इसके बाद वो देखता है कि पक्षी अपनी चोंच आगे बढ़ाकर सीधे उस पर झपटने आ रहा है। एमसी मन ही मन सोचता है कि कहा जाता है कि स्टील विंग बर्ड की चोंच उसके पंखों से भी ज्यादा ताकतवर होती है और उसका लेवल 1 स्पिरिचुअल शील्ड इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए वो तुरंत शील्ड हटाता है और अपनी स्पिरिचुअल चेन बाहर निकालकर उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। अगले ही पल वो पक्षी को जकड़ लेता है। स्टील विंग बर्ड पूरी तरह उसकी स्पिरिचुअल चेन में फंस जाता है। तभी एमसी जायू को आदेश देता है कि अब वो इसका काम तमाम करे। जायू फुर्ती से छलांग लगाती है और कहती है कि वो समझ गई है। वो अपने पंजे तैयार करती है, लेकिन पक्षी खतरा भांप लेता है और जोर से चीखते हुए अपना ब्लेड जैसा हमला जायू की ओर कर देता है। कुछ ही पलों बाद दृश्य साफ हो जाता है। जायू सुरक्षित नीचे उतर चुकी होती है, जबकि पक्षी का गला कटकर जमीन पर गिर चुका होता है। एमसी ये देखकर संतोष से मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो पक्षी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। फिर वो तय करता है कि अब देखना चाहिए कि उसके पास किस तरह के कीमती मटेरियल्स हैं। वो पक्षी के शरीर को जांचता है और हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये सच में हाई लेवल इलेशन मटेरियल्स देता है, जो बाजार में बेहद महंगे बिकते हैं। हालांकि वो ये भी सोचता है कि फिलहाल उसे इन सब की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो उसके पंख, पैर और चोंच इकट्ठा कर लेता है और मन में तय करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके दूसरे स्टेज तक लेवल अप करना होगा। एमसी खुश होकर उस पक्षी का शरीर उठाता है और सोचता है कि इसका नेक मीट तो 5 स्टार होटलों में इस्तेमाल होने वाला हाई टियर इंग्रेडिएंट है। उसे लगता है कि आज जायू के लिए एक शानदार और महंगी ट्रीट मिलने वाली है। वो उस शरीर को कंधे पर रखता है और जायू से मजाक में पूछता है कि क्या ज़ॉम्बी कच्चा खाना खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, या उन्हें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।